नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS ऑप्शनल चैनल। मैं समाधान सीरीज में आपको विचारकों को लेकर आता हूं। अभी समाधान सीरीज में हम लोग पश्चिमी विचारक कर रहे हैं। PSIR सब्जेक्ट के थिंकर्स हम लोग देख रहे हैं। अक्सर पूरा यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है कमेंट से कि सर थिंकर्स यूट्यूब पे नहीं अवेलेबल है। तो अगर आप मेरे नाम से थिंकर्स ढूंढेंगे यूट्यूब पे तो आपको जरूर पूरी सीरीज मिलेगी। इसी के साथ कैसे समझे थिंकर्स को, थिंकर्स तो समझ में नहीं आते, तो इसके लिए ये सीरीज शुरू करा है जो 15-20 मिनट की होती है, जिसमें किसी भी थिंकर्स के जो सिचुएशंस हैं, जो उनकी जीवन है, जो उनका जीवन के जो संघर्ष है, उसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि उसके विचार कैसे होते हैं। और लगातार आप इसके साथ जुड़े हुए हैं। सुकरात से ये सीरीज शुरू हुई थी और अभी आज हम जीन जैकस रूसो रूसो पे पहुंच चुके हैं। रूसो के बारे में अगर हम बात करें तो रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी का विचारक है रूसो। रूसो के विचारों के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं, जैसे रूसो को फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 1789 में होती है, उस क्रांति का दार्शनिक कहा जाता है। आखिर रूसो ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया और महत्व देने के पीछे कारण क्या था? क्या समानता पे, स्वतंत्रता पे, बंधुत्व पे रूसो ने स्पेशली काम किया, या रूसो के विचारों से जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों ने रूसो के विचारों को ऐसा बनाया कि रूसो के विचारों में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार इतना बड़ा हो गया कि फ्रांस ने आधुनिकता के लिए इसी विचार को अपना लिया। आइए समझते हैं जीन जैकस रूसो की। अगर हम बात करें तो रूसो का जो जन्म है वो जिनेवा में हुआ है। जिनेवा में हुआ था। जिनेवा जो कि आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है, तो इसका जो जन्म है रूसो का वो स्विट्जरलैंड में हुआ था। 1712 में इसका जन्म होता है। जन्म एक गरीब परिवार में होता है। पिता घड़ीसाज थे। जन्म के साथ ही माता की मृत्यु हो जाती है। चूंकि पिता को नशे की बुरी लत थी, इसलिए पिता ने भी बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया। कमाई के नाम पे आजीविका चल जाए वो भी नहीं हो पाता था। लिहाजा पड़ोसी ने पालन पोषण किया रूसो का। चूंकि रूसो का जो रहने का एरिया था, जो रहने का क्षेत्र था, वो बहुत ही गरीबी भरा था। आप स्लम कह सकते हैं। तो रूसो का जो जीवन था वो इस तरीके से स्लम में व्यतीत हुआ। रूसो ने कोई बहुत खास पढ़ाई लिखाई नहीं की। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा किसी तरीके से मिल गई, पढ़ना लिखना सीख लिया, लेकिन जीन मजबूत थे, आंतरिक समझ बेहतर थी। बावजूद इसके चूंकि माहौल नहीं मिला, इसलिए जल्दी ही आवारागर्दी करने लगा। आवारागर्दी अपने दोस्तों मित्रों के साथ पड़ा रहता दिन भर बिना किसी काम धाम के। जितने भी दुर्गुण हो सकते थे, जितने भी व्यसन हो सकते थे, युवा अवस्था में सब रूसो को लग गई और रूसो ऐसे ही यायावर स्थिति में अपना मस्त जीवन व्यतीत कर रहा। न कोई चिंता है, न किसी भविष्य की चिंता है, न भूत की चिंता है, और इस तरीके से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ही रूसो को ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन में कुछ कमी है, जीवन में कुछ हल्कापन है, कुछ तो जीवन से चाहिए। ये जो एक इंट्यूशन था कि कुछ तो जीवन से चाहिए, ये रूसो को लगातार सशक्त और मजबूत बना रहा था। इसी दौरान रूसो ने देखा कि एक प्रतियोगिता हो रही है, जो एक सोसाइटी थी यूरोप की, और वो वार्षिक प्रतियोगिता कराती थी। तो वार्षिक प्रतियोगिता में, निबंध प्रतियोगिता में, वो एक टॉपिक देते थे। उस टॉपिक पे लोग एक निबंध अपना विचार लिख के भेजते थे, और प्रथम पुरस्कार पर पाने वाले को एक बड़ी राशि दी जाती थी। साथ ही साथ उसकी फोटो होर्डिंग्स लगाई जाती थी और विद्वानों में उसका नाम शुमार होता था। मजाक मजाक में लगा रूसो को कि इस निबंध का टॉपिक बड़ा मजेदार है। रूसो ने देखा कि निबंध का जो टॉपिक था, जिसपे निबंध लिखना था, वो टॉपिक टॉपिक था कि ज्ञान और विज्ञान ने समाज को
समृद्ध किया है अथवा भ्रष्ट। समाज को, ज्ञान और विज्ञान ने समाज को विकसित किया है अथवा भ्रष्ट। रूसो को लगा कि इस पे लिखना चाहिए। रूसो खुद ऐसे समाज से आ रहा है जिस समाज में असमानता की बड़ी ऊंचाइयां हैं। रूसो जैसे लोग जहां रह रहे हैं वहां किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, न रहने का, न खाने का, न पानी की, न बिजली की, अभावों का चरम है। और वहीं दूसरी तरफ देखता है तो अट्टालिकाएं दिख रही हैं, वहीं दूसरी तरफ देखता है तो ऐसे विलासितापूर्ण जीवन जिनके पास इनके पूरे स्लम का एक दिन का बजट वो उड़ा रहे हैं। ये जो चरमता की असमानता थी, और इस असमानता में उसने घृणा देखा। उसने देखा कि वो अमीर लोग गरीब लोगों को किस घृणा, ईर्ष्या, द्वेष के नजरिए से देखते हैं, कितना अहंकार भरा है उनमें। ये जो सामाजिक असमानता, ये जो सामाजिक विभिन्नता, ये जो स्वतंत्रता का अभाव संसाधनों के प्राप्त करने का जो बड़ी नजदीक से खुद देखा था, जिसके कारण सभी प्रकार के दुर्गुण, हर आदमी एक दूसरे से चिढ़ा बैठा है, घृणा कर रहा है, द्वेष कर रहा है, हर व्यक्ति को अपना शत्रु समझ रहा है। इन सब के पीछे के कारणों को जब जानने का प्रयास किया तो एक ही बात पे रूसो पहुंचता है, और वो है संपत्ति। सारी समस्याएं रूसो जैसे समाज में रहने वाले लोगों के लिए इसलिए है। असमानता, स्वतंत्रता और निकृष्ट रूप में समझने का एकमात्र आधार है कि इनके पास संपत्ति नहीं, और ऐसा समझने वाले लोग संपत्तिशील हैं। रूसो को एक बात समझ में आ गई, इन सारी समस्याओं की जड़ क्या है? संपत्ति। संपत्ति क्या है? भौतिक संसाधन। संपत्ति क्या है? भौतिकता को जितना लेविश, जितना अच्छा बना दो। और इस भौतिकता के आकर्षण के कारण हर व्यक्ति एक दूसरे से लड़ रहा। ये भौतिकता का आकर्षण जन्म किसने दिया? विज्ञान ने। और ये किसने बताया कि ये संपत्ति मेरी है, ये तेरी है? उसको लगा कि ज्ञान ने ये तय किया कि ये तेरा है, ये मेरा है। और विज्ञान ने उस भौतिक पदार्थों का उपयोग सीख लिया और उससे सुखकारी चीजों को बनाना सीख लिया। और ऐसी दशा में रूसो को एक बात बड़ी अच्छे से समझ में आने लगी कि ज्ञान, विज्ञान, इन दोनों के कारण ही वर्तमान की सभी समस्याएं हैं। इसका मतलब कि उसे एक भूत में देखना चाहिए कि जब ये ज्ञान विज्ञान नहीं रहा होगा तब क्या स्थिति रही होगी। और ऐसे में वो एक कल्पना करता है और उस कल्पना में जाता है, और वो तब मानव के रूप में मानव स्वभाव को देखने का प्रयास करता है कि जब मानव के पास ज्ञान नहीं रहा होगा, विज्ञान नहीं रहा होगा, तो मानव कैसा रहा होगा। तो सोचता है कि जब ज्ञान विज्ञान नहीं रहा होगा तो मानव प्राकृतिक अवस्था में, जंगलों में, यायावर स्थिति में जी रहा होगा। जहां मन किया, भूख लगा, जो मिला खा लिया, जहां नींद आई सो गया, किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई घृणा नहीं, क्योंकि तेरे मेरे का भाव नहीं है। कोई भी चीज वो स्टोर करना नहीं जानता था, निजी संपत्ति नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और यायावर स्थिति में वो पूरा स्वतंत्र, पूर्ण समान रूप से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसका जीवन पूर्णतः निष्पाप, निष्कलंक और बर्बर था। वो अपने स्वभाव से बस संचालित होता था, बुद्धि जैसी कोई बात थी ही नहीं। देखा जाए तो वो जो प्राकृतिक अवस्था थी मनुष्य की, वो पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण समानता की थी, पूर्ण बंधुत्व का था। खेलने का मन कर रहा है तो लोगों में खेल रहा है, सोने का मन कर रहा है तो सो रहा है, तेरे मेरे का भाव नहीं है। लेकिन फिर समस्या कैसे आई? कहता है वो पहला व्यक्ति जिसने एक जमीन के टुकड़े को घेर के ये कहने का साहस किया होगा ये मेरा है, वही व्यक्ति पहला होगा जिसने इस संसार में समाज का निर्माण किया। और वो जो संपत्ति जिसको बताया कि मेरा है, निजी संपत्ति की शुरुआत हुई। और लोग इतने भोले थे, उन्होंने भी अनुकरण किया, उन्होंने भी जमीन के टुकड़े को घेरना शुरू कर दिया और मेरा कहना शुरू कर दिया। यहाँ से तेरे मेरे का ज्ञान शुरू होता है, और इसी तेरे मेरे के ज्ञान ने निजी संपत्ति को जन्म दिया, और इसी निजी संपत्ति ने लोगों के आपसी समानता, आपसी स्वतंत्रता, आपसी भाईचारा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। और इसी से ज्यादा संपत्ति वाला अमीर, कम संपत्ति वाला गरीब, अमीरों का गरीबों के प्रति अहंकार, द्वेष, घृणा, इस तरीके की समस्याएं शुरू हुई। अर्थात इस निजी संपत्ति रूपी नाग ने
सांप ने उस समाज को डस लिया, पूरा समाज विषैला हो गया और हर किसी से झगड़ा शुरू हो गया, हर किसी का समस्या शुरू हो गई, स्वतंत्रताएं खत्म हो गई, समानताएं खत्म हो गई, बंधुत्व खत्म हो गया और हर किसी से युद्ध शुरू हो गया। तो कहता है कि ये जो तात्कालिक व्यवस्था है वो ऐसा ही है, और इस चीजों को भ्रष्ट करने का जो श्रेय है वो ज्ञान और विज्ञान को देता है, और कहता है कि अगर इससे बाहर निकलना है तो बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो नारा देता है। प्रकृति की ओर लौटो, देखिए प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो। जैसा प्राकृतिक अवस्था में जैसा पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण समानता, भाईचारा था, वैसा ही हम ला सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें समझौता करना होगा, और उस समझौते को सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक में समझौते को लिखता है और कहता है वो समझौता व्यक्तियों के बीच में नहीं, इच्छाओं के बीच में होगा। और वो सभी लोगों के अंदर दो इच्छाएं होती हैं, एक अच्छी एक बुरी। अच्छी इच्छाओं को एक जगह जोड़ देंगे और वही इच्छा शासन करेगी, और इस तरीके से संविधान का शासन आएगा जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण समानता और बंधुत्व का विचार होगा। तभी हम एक अच्छे समाज की ओर अग्रसर हो पाएंगे। ये जो विचार उसका था, ये जो समझौते का विचार था, इस विचार में पता लगा कि हमारा तात्कालिक समाज तो भ्रष्ट है, हम तो गलत चीजों में पड़े हुए हैं, हमें सही दिशा की ओर जाना चाहिए। और यही सही दिशा क्या थी? स्वतंत्रता, समानता, न्याय। रूसों से कहा लोगों ने कि आप प्राकृतिक अवस्था की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि क्या हम रेलगाड़ी से बैलगाड़ी पे चले जाएं? रूसो कह रहा नहीं, बैक टू नेचर का मतलब ये नहीं है कि रेलगाड़ी से बैलगाड़ी पे जाएं, हम रेलगाड़ी में बैलगाड़ी की व्यवस्था लाएं। कैसे? रेलगाड़ी में कई क्लास हैं, एसी फर्स्ट क्लास, एसी सेकंड क्लास, एसी थर्ड क्लास, स्लीपर क्लास, जनरल क्लास। इन क्लास के कारण प्रॉब्लम है। सारी ट्रेन को एक क्लास बना दो, या तो सब फर्स्ट क्लास, या तो सब जनरल क्लास, या तो सब स्लीपर क्लास। ये वर्ग हटाओ। प्राकृतिक अवस्था में समानता थी, कोई बड़ा छोटा नहीं था, वो बड़ा छोटा वाला हटाना है, सबको स्वतंत्र करना है। और जब सब एक जैसे होंगे तो सबके बीच में भाईचारा होगा, सब एक जैसे होंगे। कभी जनरल डब्बे में बैठ के देखो, 2 घंटे बाद जनरल डब्बे में बैठा हर आदमी एक दूसरे का भाई बन जाता है, एक दूसरे को बिस्किट देना शुरू, खाना पीना सब शुरू हो जाता है। एक दूसरे के ऊपर पैर फैला के सो रहे हैं, कोई कहाँ सो रहा है पता नहीं। वहीं एसी डब्बे में जाके देखो, अगर एसी डब्बे में गलती से आपको सीट नहीं मिली, कभी नीचे बिछा के सो के दिखाओ, नहीं हो सकता। द्वेष, ईर्ष्या, अन्य अन्य चीजें। तो इसलिए समानता जरूरी है। और फ्रांस इस बात को समझ पाया, रूसो के इस दर्शन को उठा के उसने आधुनिक समय में रूसो के उस बैक टू नेचर पे जाने का प्रयास किया और स्वतंत्रता, समानता, न्याय को आगे बढ़ाता है। तो किसी भी व्यक्ति की परिस्थितियां उसके विचार को प्रभावित करती हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो आवारागर्दी कर रहा है, अचानक से उसके इस निबंध को प्रथम पुरस्कार दिया जाता है और अचानक से रूसो का पूरे यूरोप में ख्याति फैलनी शुरू हो जाती है और रूसो हो जाता है। लोग मिलने आते हैं रूसों से, बहुत सारे लोग रूसो को अप्रोच करते हैं। एक महिला ने रूसो को दूतावास में नौकरी भी दिला दी, लेकिन अपने स्वभाव के कारण वो नौकरी चली गई। फिर एक महिला मित्र ने उसे स्थान दिया लिखने के लिए, उसने किताबों की रचना की, लेकिन फिर भी जमा नहीं। और फिर सरकार नाराज हो गई तो उसे भागना पड़ा स्विट्जरलैंड से, उसे फ्रांस से इंग्लैंड में ह्यूम ने बड़ी मदद की, लेकिन फिर ह्यूम से भी बहुत जमा नहीं तो वापस आ गया। फिर एक कुरूप महिला जो कि धोबी का काम करती है, धोबन का काम करती है, उससे विवाह करता है। 4-5 बच्चे होते हैं, लेकिन चूंकि रूसो कमा नहीं रहा है, रूसो का बड़ा प्रसिद्ध कथन है, जो लोग आजीविका के बारे में सोचते रहते हैं वो कभी महान नहीं सोच पाते। तो उसने कभी आजीविका के बारे में सोचा नहीं। 4-5 बच्चे हुए, उन सभी बच्चों को अनाथालय को दे आया, है ना, अनाथालय को दे आया और अपना पूरा जीवन इसी लेखन में समर्पित किया और एक समय बस निकल लिया। तो रूसो का जीवन बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है, लेकिन रूसो के विचार आज आगे हजारों हजार साल तक मार्गदर्शन करते रहेंगे, लोगों को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो जो विचार हैं
वो परिस्थितियों की देन है। परिस्थिति आप समझ लेंगे तो आप समझ लेंगे कि ये क्यों कह रहा है बैक टू नेचर, ये क्यों प्राकृतिक अवस्था की बात कर रहा है, ये क्यों मानव स्वभाव की बात कर रहा है, ये क्यों समझौते की बात कर रहा है, और ये क्यों स्वतंत्रता समानता न्याय की बात कर रहा है, इसका विचार इतना प्रभावी क्यों है। तो जुड़ते रहिए, इसी तरीके से ये समाधान सीरीज आप तक पहुंचती रहेगी। इसके अलावा मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप PSIR ऑप्शनल सब्जेक्ट से जुड़ना चाहते हैं, रूसो का चेहरा मैंने दिखा दिया। अगर आप PSIR ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, स्टडी IQ के साथ गुणात्मक तैयारी को मूर्त रूप देना चाहते हैं, 2026 मेंस आपको देना है या 25 भी मेंस आपको देना है, तो ऐसी दशा में आप स्टडी IQ के ऐप पे या स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाके आप बैच परचेज कर सकते हैं। आज के दिन अगर आप बैच परचेज करते हैं तो मैं आपको दिखाऊं कि 13 तारीख ये जो डेट है, ये डेट आपको बड़ी छूट उपलब्ध करा सकती है। बैच में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर तक है, तो आप एडमिशन 20 दिसंबर तक ले सकते हैं। एडमिशन लेते समय आप AP लाइव कोड का इस्तेमाल जरूर करिए। इस कोड के इस्तेमाल से आप एक बेहतर छूट प्राप्त कर सकते हैं। कक्षाएं दोपहर में 1 बजे से 4 बजे के बीच में चलती हैं, तो आप अवश्य जुड़ने का प्रयास करें। रूसो पढ़ के मुझे विश्वास है कि आपको थोड़ा सरलता लगी होगी। रूसो के विचारों की बात करें तो इसमें सामाजिक समझौता, सामान्य इच्छा का सिद्धांत, आज जिस लोकप्रिय संप्रभुता की बात होती है वो रूसो की देन है। आज जिस प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात आप करते हैं वो रूसो की देन है। जिस संविधान के माध्यम से आपकी सरकार चलती है, वही संविधान जिसका शासन है वो संविधान रूसो की सामान्य इच्छा है। तो इस तरीके से आप रूसो के बारे में गहनता से सारे विचार को समझने के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।